हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि होने वाला है 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर जो हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसका आज हम थर्ड लेक्चर लेकर आ गए हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली ये तो हमारा न्यू बैच के सारे वीडियो है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि सारा का सारा चैप्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स 1 मैथ्स 2, SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज के वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आप हमारे जो प्रीवियस बैच के वीडियोस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा व्हाइट बोर्ड के वीडियो से बेहतरीन क्वालिटी के साथ, और साथ ही में एक्सरसाइजेस जो होते हैं साइंस के, मैथ्स के प्रॉब्लम सेट होते हैं, उसके भी वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड वाले वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज चेकआउट करो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पढ़ते रहो। और ये जो न्यू वीडियोस हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको जरूर से सपोर्ट करना, क्योंकि ये जो नया मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से और क्वालिटी के वीडियोस हम दे सके। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है काफी दिनों से। आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एज वेल एज कोल्ड, स्नीजिंग, कफिंग, तो थोड़ा सा अभी रह गया है, बीच बीच में थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, लेकिन फिर भी मेरा कमिटमेंट था कि वक्त के पहले आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं रेस्ट नहीं कर रहा, आपके लिए मैं लगातार वीडियोस बना। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बाकी ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, तो शुरुआत करते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या दिखा था, एक क्विक रिकैप की अगर मैं बात करूं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो मैटर होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिसमें हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन देखा, किस प्रकार से जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसका जो वेट होता है प्रोडक्ट के वेट के बराबर होता है, ये हमने स्टडी किया था। और भी कई सारे अनगिनत जो टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था, एटम का साइज, एटम का वैलेंसी, एटम का मास क्या होता है वो हमने देखा था। करेक्ट है। फिर इसके पहले के लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सब पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, जाके देखो। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स प्रॉब्लम, वो हमने सॉल्व करवाया था। और आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि होने वाला है वैलेंसी। अब ये वैलेंसी होता क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन से समझाएंगे, फिर एक्चुअल में प्रैक्टिकल तौर पे समझाएंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलेंसी? ठीक है, तो देखो वैलेंसी का मतलब क्या है। देखो, एक तो बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का कैपेसिटी टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रहता। अकेला क्यों रहेगा भाई? उसके साथ में और भी एलिमेंट्स आएंगे और वो एक कंपाउंड बना सकता है, मॉलिक्यूल बना सकता है कि नहीं? तो जैसे जिस प्रकार हमारे जीवन में एक आदमी को एक फीमेल चाहिए होती है शादी करने के लिए, ठीक है ना, आगे अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार फीमेल को मेल चाहिए होता है। तो ये जो चीजें हैं ये इतनी जरूरी है, तो यार एलिमेंट्स बेचारे क्यों अकेले रहे, हम क्यों अकेले रहे, एलिमेंट्स भी बोलते होंगे, तो एलिमेंट्स को भी कोई ना कोई चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ खामियां होती है उसके अंदर। जैसे मेल और फीमेल की बात करूं तो हो सकता है आदमी जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब सब चीज में अच्छा है, जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन इसको खाना बनाने नहीं आता। अब खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? फीमेल कर दे रही है। तो इधर वो खाना बना रही है, मस्त पका रही है, और ये जो मेल है वो रोटी कमा के ला रहा है, यानी पैसे कमा के ला रहा है और उसको दे रहा है। तो ये दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। उसी प्रकार एलिमेंट्स में भी जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं। हमने बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पूरे 30 तक मैंने आपको याद करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, देख लो जाके, हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 to 30 बाय JR ट्यूटोरियल्स। बस इतना सर्च करो यूट्यूब पे, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, लाखों में व्यूज है उसमें, बहुत सारे बच्चों ने पसंद किया। ट्रिक बताया मैंने कि कैसे याद करते हैं। ठीक है, चलो वो बात नहीं करेंगे, लेकिन आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। वैलेंसी क्या है? जैसे मैंने बोला कि हर एलिमेंट्स का एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमने 8th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ा था शेल्स। तो आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, आपको 8 में सिखाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2,8,1, यानी इसके बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल, ये के शेल होगा, एल होगा, ये एम शेल होगा, बराबर, KLMN शेल होता है। तो एम शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? एक और एलिमेंट को ढूंढेगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो उसका 1 ले ले या फिर अपना किसी को दे दे। तो क्लोरीन जो है, इसने ढूंढा क्लोरीन को, तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, यानी उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। अब आपको पता है ऑक्टेट का रूल, ऑक्टेट का रूल ये होता है कि बाहर के शेल में 8 होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो लास्ट के शेल में 2 होना चाहिए। तो यहां पे इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, तो ये क्या करेगा? 1 इसको दे देगा। ठीक है, 1 इसको दे देगा, मतलब सोडियम ने क्या किया? बॉन्डिंग बना लिया, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो Na जो होगा उसने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये Na जो है प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है,
Na जो है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव था, ठीक है, मान लो कि Na जो था ये क्या है, Na जो था, मैं क्या था, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो दे दिया मैंने, तो मैं क्या बन गया, Na प्लस हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लिया मतलब निगेटिविटी चीज को अपने अंदर लिया, तो निगेटिविटी जब दे दिया मतलब ले लिया, तो क्या बन गया, वो निगेटिव बन गया। तो Na प्लस Ca माइनस, इसको हम लोग NaCl बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है आपका एक बेसिक फॉर्मुलेशन, जो हम लोग आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इतना सारा क्यों मैं बताया, ये टॉपिक के पहले ये सब चीज अगर आप समझ जाओगे तो और इजी हो जाएगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, लेकिन हम पढ़ गया है वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन, मतलब कंबाइन करने के लिए कितनी कैपेसिटी है उसकी। अब कैपेसिटी मतलब दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिक्वायर्ड और गिवन, ले रहा है या फिर दे रहा है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है या फिर दे रहा है इन ऑर्डर टू कंबाइन, वो नंबर्स को हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे सोडियम ने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कितना ले रहा है या फिर कितना दे रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको मैं रफ करता हूं, क्योंकि ये बहुत रफली बताया मैंने, ये बहुत रफली बताया है। अब सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूं। चलो वापस से सेम एग्जांपल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार और कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, तो क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब एग्जांपल ले लेते हैं सेम, जैसे मैं ले लेता हूं, मान लो NaCl, कलर चेंज कर ले, लो ऑरेंज। मेरे पास समझ लो सोडियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसको केमिकली कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। अब मुझे इसमें पूछा है कि सोडियम की वैलेंसी बताओ, क्लोरीन की वैलेंसी बताओ। जैसे मैंने बोला आपको कि सोडियम की वैलेंसी बताने के लिए उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि है 2,8,1। वैसे ही क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 17 होती है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2,8,7। अब इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, तो ये 1 क्या करेगा, ये 7 को दे देगा। तो यहां पे क्या हुआ, दैट इज 1 इधर गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो ये Na जो था इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर निगेटिविटी था, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन था, मतलब मेरे अंदर निगेटिविटी था, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैं क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो Na प्लस बन गया। क्लोरीन जो था उसके पास 7 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव, तो निगेटिविटी को अंदर लिया, तो मैं क्या बन गया, निगेटिव बन गया, तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। समझ में आया, निगेटिव बन गया, ठीक है। अब इसने कितना दिया, 1 दिया, तो सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा 1। क्लोरीन ने कितना लिया, क्लोरीन ने 1 लिया, तो इसकी भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। समझ में आया। और ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा नमक NaCl, कॉमन सॉल्ट। समझ में आ गया, इसी तरीके से बोलते हैं वैलेंसी। और एक और चीज याद रखना, जो भी पॉजिटिव आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na प्लस लिखा है, तो Na प्लस क्या रहेगा, कैटायन रहेगा। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को कहा जाता है कैटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन को कहा जाता है एनायन। तो यहां पे इस केस में क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बहुत सारे कैटायंस अनायंस दिए रहेंगे और आपको बोला रहेगा पहचानो कि कौन सा अटायन है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एनायन। तो यहां पे सोडियम कैटायन है, क्लोरीन अनायन है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बेसिक चीज है। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। और भी बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका नाम है वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी आपको क्लियर हो गया होगा कि दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड और इट इज गिवन, जो भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर ले रहा है उसी को वैलेंसी बोलते हैं, उस एलिमेंट का। तो एक होता है वेरिएबल वैलेंसी, लेकिन ये क्या चीज है, तो यहां पे क्या होता है, कभी कभी डिफरेंट कंडीशंस आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशंस है। तो एटम्स जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गिव अवे एंड टेक अप द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी जैसे नॉर्मल कंडीशन में तो जितना उसको जरूरत है मैंने उतना दे दिया, ठीक है, उसको 1 चाहिए था, क्लोरीन को 1 चाहिए था, तो मैंने सोडियम ने क्लोरीन 1 दे दिया, वो बन गया और ज्वाइन कर लिया हम लोग ने, NaCl बना लिया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एकदम अलग कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें से जब वो दे रहा होता है या फिर ले रहा होता है तो वो 1 या फिर 1 से ज्यादा ले लेता है। क्या लेता है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से लेता है, मतलब देना चाहिए था 1 लेकिन दे दिया 2, या फिर देना चाहिए था 4 दे दिया 3, तो कुछ अलग ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे देता है या फिर ले लेता है। तो इस केसेस में क्या होता है, इन सच केसेस दोज एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन 1 वैलेंसी। कभी कभी ऐसा होता है उन केस में जो एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो जो नॉर्मल होती है वो तो होएगी, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। मतलब नॉर्मल में 1 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है दूसरे कंडीशन में 2 है, तो 1 भी उसकी वैलेंसी और 2 भी वैलेंसी है, तो मोर देन 1 वैलेंसी। 1 नंबर, ONE लिखना है यहां पे, वैलेंसी 1 नहीं है उसकी, ONE 1,
वो यानी मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है उसकी, याद रखना, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की है इसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, और नाम से पता चल जाएगा माफ करना, नाम से पता चल जाएगा वेरिएबल वैलेंसी मतलब वेरिएबल हो रहा है, वेरी हो रहा है बार बार, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी आ रही है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ और आ रही थी वैलेंसी, नॉर्मल कंडीशन में सोडियम की वैलेंसी 1 आ रही थी, लेकिन हो सकता है किसी के साथ वो कंबाइन हो रहा है और अंडर सर्टेन कंडीशंस कि भाई सोडियम की वैलेंसी 2 आ गई, तो उस केस में क्या हो गया कि भाई वैलेंसी 1 भी थी 2 भी थी, तो यहां पे वैलेंसी ने क्या किया, वेरिएबल किया, वेरी किया, तो इसीलिए इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास आयरन, लोखंड आपको पता है आयरन, जिसको फेरस कहा जाता है, एफी उसका सिंबल है। तो आयरन जो है इसके पास एक वेरिएबल वैलेंसी की प्रॉपर्टी है, वेरिएबल वैलेंसी आयरन में होता है। तो जनरली आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, मतलब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब 2 होगा तो आयरन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जब आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जब उसकी वैलेंसी 2 होगी तो वो बनाएगा FeCl2, और जब आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और जब उसकी वैलेंसी आयरन की कितनी रहेगी, 3 रहेगी, तो वो FeCl3 बनाएगा। मतलब वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, जो कि एक टॉपिक भी है, हम आगे पढ़ेंगे। तो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और वैलेंसी हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस की वैलेंसी भी चेंज हो जाए, वेरिएबल वैलेंसी हो जाए। तो आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल, आप याद रख सकते हो कि आयरन की वैलेंसी वेरिएबल है, 2 भी है और 3 भी है, 2 and 3 इज द वैलेंसी ऑफ आयरन। 2 जब रहेगा तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बनाएगा, 3 वैलेंसी जब रहेगा तो FeCl3 बनाएगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, दैट इज रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स होता क्या है, जैसे आपने कटायंस एंड अनायंस पढ़ा उसी प्रकार का टॉपिक है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, याद रखना कि कंपाउंड विद आयोनिक बॉन्ड हैव 2 कॉन्स्टिट्यूएंट। कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया NaCl, तो NaCl क्या है, 2 अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ, 2 अलग अलग आयन से बना हुआ, क्या है ये NaCl, एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि Na और Cl के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। वैसे नॉर्मली केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन अगर वो आयोनिक कंपाउंड है, आयन से मिला के बना हुआ है, तो वो होता है आयोनिक बॉन्ड, उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो उसके 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 कौन से हैं, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तो इस केस में क्या होता है, एक कटायन होगा, एक अनायन होगा, ठीक है, और ये जो होते हैं इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स कहा जाता है। तो रेडिकल्स क्या हो सकते हैं, रेडिकल्स भी एक तरीके से कटायन अनायन ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो एक कंपाउंड भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आयंस क्या होते हैं, सिर्फ एक ही, जैसे सोडियम है तो अकेला सोडियम भी रहेगा चलेगा, लेकिन रेडिकल्स जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे SO4 सल्फेट, SO4 को नॉर्मली तौर पे सल्फेट बोलते हैं। SO4 क्या है, एक रेडिकल है, तो उसी को रेडिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कटायन आयंस, कटायंस एनायंस जो हमने पढ़ा जिसको आयंस कहते हैं, और रेडिकल्स में बेसिक फर्क क्या है, कटायंस एनायंस जो होते हैं वो सिंगल एलिमेंट के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, लेकिन रेडिकल जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं और हो सकता है मोर देन 1 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम Na+, ये भी एक आयन है लेकिन ये एक रेडिकल भी है। Cu2+, ये एक रेडिकल है। SO4 ये एक रेडिकल है। K+, पोटेशियम प्लस, Ag मतलब सिल्वर प्लस, क्लोरीन, आयोडीन, ये ऐसे कई सारे और रेडिकल हो सकते हैं। अभी जो रेडिकल्स हमने पढ़ा इसमें भी 2 टाइप के रेडिकल्स होते हैं, एक होता है आपका कैटायोनिक रेडिकल्स और दूसरा होता है अनायोनिक रेडिकल्स। इसको बहुत अच्छे समझ के लेना, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे रेडिकल्स दिए रहेंगे और आपको पूछेगा पता लगाओ कि ये कैटायनिक रेडिकल्स कौन है, अनायनिक रेडिकल्स कौन है। और उसमें एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पता लगाओ कि बेसिक रेडिकल्स कौन से हैं और एसिडिक रेडिकल्स कौन से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो कैटायन होता है यानी पॉजिटिव जो होता है, कैटायन मतलब क्या था, पॉजिटिव, तो जो कैटायनिक रेडिकल्स होता है वो होता है बेसिक, पॉजिटिव मतलब बेसिक, और एसिड मतलब खतरा, एसिड मतलब खतरा होता है, तो खतरा कौन होगा, निगेटिव होगा, खतरा मतलब निगेटिव चीज, तो बेसिक मतलब पॉजिटिव, खतरा मतलब निगेटिव, यानी एसिड मतलब एनायनिक। तो ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हो कि कैटायनिक रेडिकल्स इज बेसिक रेडिकल्स एंड एनायनिक रेडिकल्स इज एसिडिक रेडिकल्स। तो आपको क्वेश्चंस कैसे भी पूछने तो डायरेक्ट बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर भी पूछने तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल्स मतलब पॉजिटिव वाला यानी कैटायनिक रेडिकल्स होगा, और एसिडिक रेडिकल पूछा मतलब ये निगेटिव वाला यानी अनायनिक रेडिकल्स होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लो। तो जैसे मैंने बोला ये कैटायनिक रेडिकल है, मतलब कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव, तो कैटायनिक रेडिकल है पॉजिटिव होगा, मतलब जितने भी एग्जांपल्स होंगे उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, प्लस चार्ज होगा। तो जितने भी आपको प्लस चार्ज दिखेंगे जैसे Ag2+,
Cu2+, Na+, K+, एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? कटायनिक रेडिकल्स होते हैं और ऑब्वियसली बेसिक रेडिकल्स होते हैं। समझ में आ गया? और दूसरा जो होता है अनायनिक रेडिकल्स, जैसे मैंने बोला निगेटिव है, मतलब इनके ऊपर जो चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, सल्फेट, ठीक है ना, मैंगनीज ऑक्साइड जो भी है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द एसिडिक रेडिकल्स और वी कैन से द अनायोनिक रेडिकल्स। तो उम्मीद करता हूं रेडिकल्स क्या है, क्यों है, कौन से इसके टाइप्स है, उसके क्लासिफिकेशन जो है मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर दिया। ठीक है, क्लियर। एक आखिरी टॉपिक है, उसको भी फटाफट से देखते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जनरल तौर पे आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर था कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो कि इसी ये जो चैप्टर है उसका बेसिक चैप्टर था। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने वो पढ़ा था, 9th में आप ये पढ़ रहे हो मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि हाउ टू राइट ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिखना होता है, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी होती है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। सेम वही चीज है, बस फर्क इतना है वहां पे सिर्फ एलिमेंट्स लिखते थे हम लोग, यहां पे हम लोग रेडिकल्स लिखेंगे बस, और कुछ फर्क नहीं है। देखो क्या है केमिकल फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम ऑफ आयोनिक कंपाउंड हैज 2 वर्ड्स। कहीं पे भी कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड लोगे तो उसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, यानी एक अलग होता है, एक कटायन होता है, दूसरा अनायन होता है, बराबर। फर्स्ट वर्ड कटायन होता है, सेकंड वर्ड अनायन होता है। अभी देखा NaCl, एग्जांपल देखा था हमने NaCl। तो NaCl में सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो ये क्या है? कटायन है और ये आपका अनायन है। ठीक है, फर्स्ट कटायन रहेगा, दूसरा अनायन रहेगा। तो एग्जांपल हमारे पास है ऑलरेडी, Na+Cl- मिलकर क्या बनता है? NaCl बनता है। तो सोडियम कटायन, क्लोरीन अनायन। अब इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे? हम लोग का मेन क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है कि केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड को कैसे लिखा जाए। तो जैसे एग्जांपल है NaCl। अब NaCl को मैं कैसे लिखूंगा बच्चा, यहां पे ध्यान देना। NaCl को लिखना कैसे? तो सबसे पहले सेम वही रूल लिखेंगे, आपको रेडिकल लेना है। वहां पे हम क्या लेते थे? एलिमेंट लेते थे और उसकी वैलेंसी लेते थे। यहां पे रेडिकल लेना है और उसकी वैलेंसी लेनी है। तो यहां पे रेडिकल है सोडियम और दूसरी रेडिकल है क्लोरीन। ठीक है, Na ले लिया और क्या ले लिया हमने? क्लोरीन ले लिया, बराबर। Na और क्लोरीन हमने ले लिया। ठीक है, तो Na क्या होता है? प्लस होता है, क्लोरीन आपका माइनस होता है। अब आप एक चीज जानते हो कि सोडियम का जो वैलेंसी होता है, अगर मैं रेडिकल की भी बात करूं या फिर नॉर्मल एलिमेंट की भी बात करूं, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होती है? 1 होती है, हमने देखा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na मल्टीप्लाई बाय 1 इज Na, ठीक है, Cl मल्टीप्लाई बाय 1 इज Cl। तो आपका ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl जो है ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसको सिंपली क्या कर देना है? आपको राइटअप कर देना है। जैसे हम लोग ने NaCl लिखते हैं वैसे आपको लिख देना है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या बन गया आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl। अगर आपको कोई पूछता है सोडियम सल्फेट लिख के दिखाओ, ये नहीं दिया रहेगा मान लो, और आपको बोल रहेगा सोडियम सल्फेट लिख के दिखाओ, ठीक है, सोडियम सल्फेट आपको बोला रहेगा लिख के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्या है और सल्फेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बेसिक चीज लिखना है। मुझे पता नहीं है कि सोडियम को कैसे, मतलब अगर मान लो कि आपको ये नहीं दिया होता, आपको ये नहीं दिया होता और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको बोल रहेगा सिर्फ सोडियम सल्फेट लिख के दिखाओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाओ, जो हम लोग को लिखना है, केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही बात है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? सोडियम कैसे लिखते हैं हम लोग? Na लिखते हैं। सल्फेट को लिखा जाता है SO4-। ठीक है, सल्फेट जैसे अभी अभी मैंने यहां पे लिख के दिखाया था आपको, जो हम रेडिकल्स पढ़ रहे थे, रेडिकल्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखो SO4-2- हम लिखते हैं सल्फेट के लिए। ठीक है, तो सल्फेट लिख दो SO4-2-, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SO4- लिख दो, SO4-2-, तो हम लोग सिर्फ माइनस ही लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो SO4-। तो यहां पे सोडियम जो है, मुझे पता है कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, और यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे है सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में लगाता हूं, देखो ध्यान से। सल्फर जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मेरा जो तरीका है वो आप याद, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम 11, मैग्नीशियम, ठीक है, नामक अलसी, अलसी मतलब अल मतलब 13, एल्यूमिनियम। देखो ये मेरा तरीका है, ये आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो ही समझेगा। तो अल मतलब एल्यूमिनियम 13 पे आता है, अलसी सिलिकॉन 14 पे आता है, फॉस्फोरस आता है 15 पे और सल्फर आता है 16 पे। तो सल्फर 16 पे है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। और दूसरा कौन है इसमें? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,6। 2,6 मतलब वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो दोनों ही केस में वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे वैलेंसी इज 2। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? Na मल्टीप्लाई बाय 2 इज Na2, ठीक है, और SO4 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 इज SO4।
तो Na2SO4 विल बी द मॉलिक्यूलर और वी कैन से केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का हमने क्या कर दिया है, फॉर्मूला जो है इस प्रकार से लिख दिया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कुछ आपके जो सिलेबस है, आपका जो बुक है, एक्सरसाइज है, उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और डेफिनेटली हमें कॉमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है क्या, मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये चैप्टर हमारा होता है यहां पे फाइनली कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हमने ये सब चीज कंप्लीट करा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे ही चैप्टर्स के वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल का, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।